Hello everyone. So today I'm going to start a new chapter, that is chemical kinetics, and in this chapter we'll study about the rate of reaction, factors which are affecting the rate of reaction, very important one, that is order and molecularity. After that we have a topic, that is rate law, specific rate constant, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमारे पास होगी, एंड हाफ लाइफ पीरियड, वी हैव कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में इसमें कुछ पढ़ते हैं हम, बट आई थिंक कि वो एलिमिनेट हो चुका है इस बार. सो विल स्टडी दीज टॉपिक्स. सो फर्स्टली केमिकल काइनेटिक्स जो है वो बेसिकली क्या है. केमिकल काइनेटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं दैट इज़ अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ता है. रेट ऑफ रिएक्शन पे हम एक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. सो रेट ऑफ रिएक्शन हम एक एग्जांपल लेके इसको शुरू करते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं उठाते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई ए, हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट हो रहा है और वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है सी और डी. हमने एक जनरल रिएक्शन लिया जिसमें ए और बी क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं. ये क्या है आपके पास, रिएक्टेंट्स हैं, एंड दिस सी एंड डी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट. सी और डी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है. तो जब आप रिएक्शन शुरू करते हैं, जब आप रिएक्शन शुरू करते हैं एट टाइम जीरो, आप कंसीडर करते हैं कि मैंने ए और बी लिया हुआ है और फिर उसके बाद आपने उनको क्या करना है, मिक्स करना है. आपने उनको क्या करना है, मिक्स करना है. मिक्स जब वो हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे. फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ए के बीच में ए तरह की बॉन्डिंग होगी, या जो बी है इसमें बी तरह की बॉन्डिंग होगी. एंड वी नो दैट कि भाई जो एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें पुराने बॉन्ड्स जब तक नहीं टूटते हैं तब तक वो नए बॉन्ड्स नहीं बनाते. इट मीन्स कि भाई इस रिएक्शन में ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटना जरूरी है, बी और बी के बीच का बॉन्ड टूटना जरूरी है, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा. अदरवाइज अगर ये बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं तो रिएक्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. अब होता क्या है कि हम बोलते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ए और बी जो है वो मैक्सिमम आपके पास होंगे. ए और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा. अब रिएक्शन आपने शुरू करा दिया, आपने ए और बी को मिक्स कर दिया. सपोज आपने एक वेसल लिया और उसमें ए भी डाल दिया, उसमें बी भी डाल दिया, दोनों को शेक किया, दोनों ने अपने अपने बॉन्ड्स को तोड़ा है और एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन उनका शुरू हो गया है. ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो गए हैं और उनका रिजल्ट हमें क्या मिलना शुरू हो गया है, सी और डी. अब कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती हैं कि जैसे ही हमने दो रिएक्टेंट या जितने भी रिएक्टेंट आपके पास हैं उनको मिक्स किया, एकदम इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट मिल जाता है. इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और ऐसी रिएक्शंस को आप कहते हैं कि भाई दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस. ऐसी रिएक्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कही जाती हैं. तो उस केस में जो है हम अपनी रिएक्शन का रेट कभी भी स्टडी नहीं कर पाते. अब बात हमने किस पे करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है. बट उससे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि हमने एक रिएक्शन लिया है विच इज हैविंग ए एंड बी एज अ रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी एज अ प्रोडक्ट. हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी आपके पास क्या है, उसी रिएक्शन में जब ए और बी ने आपस में रिएक्ट करना शुरू किया आपको सी और डी मिलना शुरू हो गया है.
तो रेट इज बेसिकली व्हाट, अब जैसे जैसे ए और बी आपस में रिएक्ट करना शुरू हुए तो ए की कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होना शुरू हुई, बी की कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होना शुरू हुई और सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, वो कुछ नया बना रहे हैं, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है और उधर आपको क्या मिलता जा रहा है, प्रोडक्ट मिलता जा रहा है। मतलब रिएक्टेंट डिक्रीज और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, यही तो रेट है। आपने टाइम के अकॉर्डिंगली कि भाई 5 मिनट में कितना रिएक्शन हो रहा है, 10 मिनट में कितना हो रहा है, 15 मिनट में कितना हो रहा है, बट ये आप नॉर्मली ऐसे रिएक्शन को देख के जज नहीं कर पाते हैं कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaOH है और HCl है, दोनों आपके पास क्या है, दोनों आपके पास क्या है, कलरलेस है। मैं जितना मर्जी मिक्स करती रहूं मुझे दिखेगा नहीं कि वो रिएक्शन हो रहा है। हम कैसे पता करेंगे रिएक्शन हो रहा है? वी आर हैविंग सो मेनी टेक्निक्स, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। हम धीरे हम एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं कि भाई 5 मिनट बाद मुझे चेक करना है रिएक्शन मिक्सचर में से, मुझे रिएक्शन कंटेंट निकालना है और उसको स्टडी करना है कि भाई किस हद तक जो है वो मुझे प्रोडक्ट मिल गया है। नॉर्मली हम जो इस लेवल पे करते हैं उसमें आप कभी भी जज नहीं कर पाते हैं कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक चला गया है, क्या रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने अभी बोला, NaOH ले लिया, HCl ले लिया, मिक्स कर दिए, आप जितना मर्जी मिक्स कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या रिएक्शन अभी चल रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप ऐसे देख के डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। आप कैसे उसको डिटरमाइन कर पाते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटली। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें या आगे आपके पास एक टॉपिक आएगा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको भी एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, रेट को भी एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। तो सपोज कि भाई मैंने एक टाइम इंटरवल ले लिया कि मुझे 5-5 मिनट बाद चेक करना है कि रिएक्शन का प्रोग्रेस क्या है, रिएक्शन कैसे बढ़ रही है, क्या मुझे प्रोडक्ट मिल भी रहा है या कि हम ऐसे ही मिक्स करी जा रहे हैं सब चीजों को। तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन में आप बोलते हैं कि रिएक्टेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है और जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होता जाता है। तो रेट को डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन इज rate of reaction is अब आपने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, राइट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, it is a small change in the concentration of reactant with respect to time. So rate of reaction is what? It is change in concentration of reactant or product. क्योंकि दोनों की आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो रही है, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो आपके पास प्रोडक्ट है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, एक की बढ़ रही है एक की कम हो रही है। उसके लिए हमने माइनस और प्लस साइन हम इसमें लगा लेंगे अपनी कन्वेंशन के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, हमने मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन ले लिया है, R इज रिएक्टेंट एंड P इज प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। change in concentration of product with respect to time और change in concentration of reactant with respect to time। जितना चेंज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में आएगा आपको उतना ही तो प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्विलेट कर सकते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं,
ये दोनों क्या होते हैं आपके पास, बराबर होते हैं। और ये माइनस साइन हमने क्यों लगाया, प्लस साइन यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये माइनस साइन यहाँ पे इसलिए हमें लगाना पड़ा है कि दिस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम बोल रहे हैं कि वो कम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन गेट अ पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B gives you 4C। ऐसा हमने एक रिएक्शन मान लिया। अभी जो पीछे हमने रिएक्शन लिया था R is converted into P, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के वो सिर्फ और सिर्फ एक थे। अब हमारे पास यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ गए हैं 2, 3 और 4। 2 मोल A के हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल B के साथ, और आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, यू विल गेट 4 मोल्स ऑफ C। सो इन दिस रिएक्शन हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। सो सी, रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ROR से, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है आपके पास A और B, इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वो हो रही है चेंज, वो हो रही है चेंज, वो भी चेंज हो रही है, वो डिक्रीज होगी, और C जो है वो प्रोडक्ट है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ेगी। तो दिस कम्स आउट टू बी, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लग जाए तो इस तरह से आ जाता है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लग जाएगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और बाकी रेट ऑफ रिएक्शन आप वैसे लिख लेंगे, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्मॉल चेंज इन टाइम is equal to -1/3 change in concentration of B with respect to time is equal to plus stoichiometric coefficient 4 है, it is dC/dt। सो अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं, इफ यू हैव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आप कैसे रिएक्शन को लिखते हैं, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, इन दिस वे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 है तो इट इज 1/2, ये 3 है इट इज 1/3, वो 4 है तो इट इज 1/4। बाकी जो साइन का कन्वेंशन है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट के रेट को आप लिख रहे हैं तो उसमें माइनस लगाएंगे, और प्रोडक्ट वाले में आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्रोडक्ट वाले में क्या लगाएंगे आप, प्लस लगाएंगे। यहां से एक और चीज आती है कि भाई व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, डिसअपीयरेंस ऑफ B एंड अपीयरेंस ऑफ C। इन दैट केस आपके पास सिंपल ये चीज रह जाती है, वहां पे आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाते। इन दैट केस यू विल नॉट यूज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कि भाई रेट ऑफ कितना आपको टाइम लगेगा A को डिसअपीयर होने में या B को डिसअपीयर होने में या C को अपीयर होने में, तो उस में आप ऐसा लिखेंगे, बट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप उसमें यूज नहीं करेंगे। नाउ वी हैव द फैक्टर्स, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, उनको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, उस चीज को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो इसी रिएक्शन से हम देख ले कि भाई अगर हमारे पास A और B का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इफ हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में कोलाइड होंगे उतना ही रेट जो है वो क्या होगा, आपको ज्यादा मिलेगा, रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी। तो लेट्स सी द फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। Factors which are influencing the rate of reaction. The first one is concentration of reacting species. Concentration of reacting species आपके पास है
कि भाई रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपके पास आप किसी वुड के लॉग को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, या तो आप एयर में बर्न करेंगे या फिर आप उसको क्या करेंगे अपना प्योर ऑक्सीजन में बर्न करेंगे। तो जब देखा गया कि बर्निंग का जो रेट है दैट इज वेरी मच लेस इन केस ऑफ एयर, जब आपने अपने लॉग ऑफ वुड को, जो एक लकड़ी का गट्ठा था, उसको आपने एयर में बर्न किया तो उसमें देखा गया कि भाई उसमें ज़्यादा आग वाग नहीं लग रही है। बट जब आप उसको प्योर ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो 100% आपको कंबस्शन वहाँ पे मिलेगा, राइट। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टिंग स्पीशीज का, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, रेट होगा रिएक्शन का। इट मीन्स कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है दैट इज टेम्परेचर। जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है दैट इज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज करें टेम्परेचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। इफ यू राइज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। द थर्ड फैक्टर on which the rate of reaction depends, it is nature of reactant and product. reactant और product के nature के ऊपर भी आपका rate of reaction depend करता है। जनरली जो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है दैट इज व्हाट, कि भाई पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। अगर पुराने बॉन्ड्स स्ट्रांग हैं, अगर पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं, फॉर एग्जाम्पल कि रिएक्टेंट के बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही बोला कि ए और बी के बॉन्ड्स अगर स्ट्रांग होंगे तो हमें इतनी जल्दी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें इतनी जल्दी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि केमिकल रिएक्शन आप जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो आपको यही बोला जाता था कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, उसी को एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब जब पुराने बॉन्ड्स टूट ही नहीं रहे हैं, अब जब पुराने बॉन्ड्स टूट ही नहीं रहे हैं तो नया आपके पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगा, जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी से आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी तो रेट जो है वो रिएक्शन का आपको ज्यादा मिलेगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि जब स्टार्ट होती है रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का कंजप्शन होता जाता है, वो कंज्यूम होते जाते हैं, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है, मतलब आपको प्रोडक्ट जो है वो जल्दी नहीं मिल रहा, आपको प्रोडक्ट जल्दी नहीं मिल रहा। अगर और दूसरी बात कि अगर रिएक्टेंट के जो आपके पास बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं, फटाफट से आपस में टूटे, रिएक्ट हुए और आपका जो फटाफट से रिएक्शन जो है वो हो गया, तो मतलब टाइम अगर आप दो चीज़ों का कंपेयर करेंगे, एक रिएक्टेंट है जिसमें बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं और दूसरा जो है उसमें बॉन्ड वीक है, आपने सेम टाइम पे रिएक्शन शुरू किया, आपने सेम टाइम पे दोनों रिएक्शन शुरू किए हैं, तो जिसमें स्ट्रांग बॉन्ड है वो धीरे धीरे रिएक्ट होंगे, उनको टाइम लगेगा टूटने में, जुड़ने में, नए जो बॉन्ड्स हैं उनको बनाने में। जबकि ऐसा रिएक्टेंट जिसमें आपके पास बॉन्ड्स जो हैं वो वीक हैं, वो फटाफट से क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाएगा। सेम टाइम पे रिएक्शन शुरू करेंगे और देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का क्या रह रहा है। तो जो वीक है उनका रेट ऑफ रिएक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा और जो स्ट्रांग है उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। And the next factor is what, that is catalyst. I think you all know that catalyst is what,
कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जनरली रिएक्शन में क्यों यूज किया जाता है? रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए। केमिकली वो कोई कंबाइन नहीं करता है आपके रिएक्टेंट्स के साथ, और जब रिएक्शन उसका काम हो जाता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन हो जाता है, तो बाद में जो है वो कैटलिस्ट वैसा का वैसा उस रिएक्शन में से निकाल लिया जाता है, उसको आप रिकवर कर लेते हैं, कैटलिस्ट को रिकवर कर लिया जाता है, राइट। कैटलिस्ट का काम क्या हो गया? कैटलिस्ट आपसे कभी कभी पूछा भी जाता है कि बताइए कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है which is used to increase the rate of reaction। वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए यूज होता है, बट केमिकली उसमें कोई चेंज नहीं आता है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट जो है उसको रिकवर कर लिया जाता है, उसको किसी और रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, इट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का अगर हम एक जनरल एग्जांपल लेना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन में हम इवेपोरेशन की अगर बात करें यहाँ पे, कि इवेपोरेशन का हमने रेट देखना है कि कितने टाइम में इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन इज जनरली व्हाट, हम सिंपल वाटर की बात कर लेंगे। वाटर है हमारे पास रखा हुआ, इवेपोरेट होता रहता है, नेचुरल प्रोसेस है ना, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सनलाइट से ही क्या वो हीट उसको मिल रही है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और वो क्या हो रहे हैं, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, आपका वो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें और हम इवेपोरेशन को इससे रिलेट करें, तो लाइक एक डेली लाइफ से आपको एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे, कि अगर हमने कपड़े धोए हैं, सपोज हमने कपड़े धो रखे हैं, हम उनको क्या करते हैं, बिल्कुल बिखेर के उनको तार पे डालते हैं कि वो जल्दी जल्दी सूख जाए। और अगर हम ऐसा करें कि जो कपड़े लिए धोए हैं उनको वैसा का वैसा ही रख दें, तो मुझे लगता है कि वो 2-4 दिन लेंगे सूखने के लिए। बट अगर आपने उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, तो जो इवेपोरेशन का रेट है, जो इवेपोरेशन का रेट है वो बढ़ गया है, सरफेस के ऊपर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं फटाफट से इवेपोरेट हो गए हैं और आपके कपड़े सूख गए। बट अगर मैं बात करूं किसी केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में आप, जैसे हमारे पास लकड़ी का एक गट्ठा है, एक बड़ा सा पीस है, अगर मैं उसको जलाना चाहूं, और दूसरी चीज कि मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है, तो कौन सा वाला जो हमारे पास चीज है वो जल्दी आग पकड़ेगी? दैट इज वो छोटे छोटे वाले जो पीसेस है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि भाई आप उस लकड़ी के गट्ठे का जो है वो क्या बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जैसे आपके पास कोयला है, कोयले का पीस है, दूसरी तरफ आपके पास पल्वेराइज्ड, मतलब आपने उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है, उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। दोनों को जलाना चाहें तो जल्दी कौन जलेगा? दैट इज पाउडर। वो पाउडर जो है वो जल्दी आग पकड़ेगा एज कंपेयर, या फिर मान लीजिए आग दोनों ने पकड़ लिया है, बट जल्दी जल्दी जिसमें आग लगेगी वो कौन होगा? दैट इज वो जो पल्वेराइज्ड कोल आपके पास होगा वो जल्दी जलेगा, क्योंकि आपने उसको क्रश करके, उसको ग्राइंड करके उसको पल्वेराइज कर दिया है, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। और सरफेस एरिया बढ़ने से जो कंबशन का रेट है वो क्या हो गया है? वो भी बढ़ गया है। And the last factor on which the rate of reaction depends, that is when you expose your reactant or reaction material or reaction mixture to the light, वही सेम चीज आ गई कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लाइट से उसको टेम्परेचर मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो these are some factors on which rate of reaction depends, that is concentration of the reacting species, that the next is temperature, then nature of the reactants and products कैसे डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। कैटलिस्ट की बात हो रही है कि कैटलिस्ट जो है उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। तो जनरली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट यूज होते हैं, बट देयर आर सम कैटलिस्ट विच आर नॉट बीन यूज फॉर द increase of rate of reaction, those are negative catalyst।
आगे आप किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज इन सरफेस केमिस्ट्री, कि कैटलिस्ट भी दो तरह के हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं आपके पास, फिर पॉइजन है, इनहिबिटर है, प्रमोटर्स हैं, वो सारा का सारा पोर्शन जो है वो कैटलिस्ट में आप डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया, जिसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से मैंने आपको दिया है। एंड द नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू द रेडिएशंस, की जब आप एक्सपोज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना बढ़ जाता है आपका किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब आप उसको एक्सपोज करते हैं टू द रेडिएशंस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिपेंडेंस ऑफ reaction rate on concentration which is generally the rate law। अब rate law हमारे पास क्या है, हम इसे भी एक रिएक्शन के साथ शुरू करेंगे कि सपोज वी आर हैविंग अ रिएक्शन A प्लस B, जो हमारे पास एक रिएक्टेंट है, हमें C और D दे रहा है। इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने आपको पहले भी बोला कि जो रेट है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ऐसे देख के पता लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ के अकॉर्डिंगली आप मान लीजिए ये इक्वेशन है, तो कहता है कि फॉर दिस इक्वेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। अगर रिएक्टिंग स्पीशीज दो है तो उनका प्रोडक्ट ले लीजिए। ये चीज शायद हमने पहले भी की है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, भाई ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये किस चीज को इंडिकेट करती हैं? दे आर इंडिकेटिंग द so in this reaction a general reaction we have taken, that is A plus B gives you C plus D। तो according to rate law, जो एक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है जिसे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज हैं तो आप उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ। अब बात करते हैं, ये तो एक सिंपल सी रिएक्शन थी, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें आप कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, और यू कैन से दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। नाउ if it is a reaction which contains the stoichiometric coefficients, तो उस केस में हम रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? उस केस में हम रिएक्शन को कैसे लिखते हैं या इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं? तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं ये पावर में आ जाते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है कि भाई पावर में ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ही हो, ये कुछ और भी आपके पास जो है वो कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे A और B लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ P और Q, विच मे बी A और B। ये P और Q A और B भी हो सकते हैं, या ये P और Q जो है वो कुछ A और B से डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जब आप इनका सम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास पावर में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पावर में आपके पास कोएफिशिएंट्स थे, जब आप उनका सम कर देंगे उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो भी हम एक्सपेरिमेंटली ही मेजर करते हैं। हम यहाँ पे ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इनको देख के पता नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपके पास बहुत सारी हैं, सेकंड ऑर्डर हैं, थर्ड ऑर्डर हैं, इवन की भाई आपके पास फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शंस भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे। तो दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड जो आपके पास पावर में है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी हो सकते हैं और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं भी हो सकते हैं। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगी, व्हाट आई विल गेट? द रेट ऑफ रिएक्शन इज
equal to k a to power p b to power q. Now this k is what? This k is what? ये k क्या है आपके पास? रेट कांस्टेंट. This k is रेट कांस्टेंट अगर आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें, इफ यू वांट टू डिफाइन द रेट कांस्टेंट कि भाई रेट कांस्टेंट क्या है, तो इसके साथ लगी हुई जितनी भी टर्म्स हैं उनको अगर आप यूनिटी मान लें कि भाई हमारे पास जो रिएक्टेंट A था उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है, वो यूनिटी है. B की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमारे पास क्या है? 1 मोलर है. तो उस केस में हमारे पास ये K किसके बराबर हो जाता है? ये रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाता है? इट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. और अगर ऐसा आपके पास केस है जिसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 है, उस केस में आप इसको क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज रेट इज इक्वल टू K if the molar concentration of A, molar concentration of B is equal to 1 molar. मोलर है, नॉर्मल है, जो मर्जी है आपके पास, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 के बराबर हो, तो उस केस में जो आपके पास रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाता है? रेट के बराबर हो जाता है. नाउ यहां से आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा कि भाई इसके यूनिट्स बताइए और रेट के यूनिट्स बताइए. पहली बात, रेट के यूनिट्स कैसे निकालेंगे? रेट क्या होता था? अगर हम पीछे चले जाए, जो हमने शुरू में किया कि रेट क्या है? इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम. इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द टाइम. ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो दिस इज मोल पर लीटर. यूनिट्स आ गए डिवाइडेड बाय सेकेंड. नीचे टाइम है तो सेकंड आएंगे, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर आएंगे. तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट? रेट के क्या यूनिट्स होते हैं? रेट के यूनिट्स होते हैं, इट इज मोल पर लीटर पर सेकंड. दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट. और रेट के यूनिट्स जो है वो कभी भी रिएक्शन के ऑर्डर को देख के नहीं बदलते हैं, वो वही के वही रहते हैं, वो मोल पर लीटर पर सेकंड ही आपके पास रहेंगे. जो रेट के यूनिट्स हैं वो मोल पर लीटर पर सेकंड ही रहेंगे. बट जो K के यूनिट्स हैं, K के यूनिट्स जो हैं वो रेट, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख के चेंज होते हैं. फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कुछ और होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कुछ और होगा, थर्ड के लिए कुछ और होगा. तो उसके यूनिट्स जो है वो वेरी करते हैं. और आपसे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बताइए, वो आप इजीली कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन भी हमारे पास एक इसी तरह का एक्सप्रेशन है. जो लॉ जो था वो किसने दिया? इट इज गिवन बाय गिल्बर्ग एंड वेग in 1867. I think this law is given by these two scientists. And इसके accordingly भी आपके पास क्या था कि भाई suppose this is a reaction, how to determine the rate? According to them, rate of reaction is वही molar concentration of A and B. But what is the difference between a rate law and law of mass action? लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि रेट लॉ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. आपके पास बिना एक्सपेरिमेंट के आप रेट लॉ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाएंगे. तो उनको कैसा करना पड़ेगा? आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट थिंग इज rate law expression, which we have already done. C plus D. So rate of reaction comes out to be K.
रिएक्टिंग स्पीशीज जो है उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, जो आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी जो पावर में आपके पास कॉफिशिएंट्स हैं उनका जो सम है दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Let have one reaction. So from here, rate of reaction is K, A to power P and B to power, let's suppose it is R. तो हमारे पास, हमने पहले भी डिस्कशन किया कि भाई ये जो आपके पावर में जो कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं वो इनके बराबर भी हो सकते हैं और इनके बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? इट इज द सम ऑफ the coefficients which are in the power of these concentration terms। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप ऐसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकलता है, आप रिएक्शन को देख के ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव सम examples of different order reactions। Here is a reaction which is first order reaction. If you want to write the order of reaction, if you want to write the rate law expression for this, तो आप लिख सकते हैं यहां से जो आपके पास rate of reaction आएगा, it is equal to K, and in this case जो rate है आपका वो इसकी concentration पे depend करता है, it is on the concentration of nitrogen pentaoxide only। अब आप यहां से जो देख रहे हैं इसके ऊपर 1 है ओनली, इसको देख के नहीं लगाएंगे आप, ये जनरली जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है उसके ऊपर क्या था? 1 था। तो ये चीज क्या है? 1 है, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास और कोई टर्म नहीं है, सिंपल यही है। एक आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसकी पावर में 1 है, तो इस 1 को आपने क्या बोल दिया? दैट इज ऑर्डर, एंड दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल है आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें अगर आप लिखना चाहें, रेट लिखना चाहें इस रिएक्शन का, तो इट इज K NO2 रेज टू पावर 2। अब ये 2 इसको देख के नहीं आया, ये 2 होता है इसमें, तो यहां से क्लियर हो गया कि भाई दिस टर्म विच इज इन पावर इज डिफाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर 2-3 टर्म्स हो तो उन सारे के जो पावर्स में आपका लिखे हुए हैं कॉफिशिएंट्स, उनको क्या कर लेंगे? सम अप कर लेंगे, और उससे आपका क्या निकल जाएगा? ऑर्डर निकल जाएगा रिएक्शन का। नेक्स्ट वन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अगर आप इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहें या रेट बताना चाहें, तो इट कम्स आउट टू बी, एक रिएक्टिंग स्पीशीज NO और दूसरा क्या है? O2 रेज टू पावर 2, O2 रेज टू पावर 1। So from here what is the order of reaction? It is the sum total of these coefficients which are in the power of these concentration terms। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑर्डर इज 2 + 1 which comes out to be 3। So this is third order reaction। कैसी रिएक्शन है? It is third order reaction। Now we have some examples। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें देखने से तो मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे 1 मोल है, देखने से मैं फटाफट बोल दूंगी कि भाई ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए। बट हमने बोला कि हम देख के पता नहीं कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो जब इस रिएक्शन को स्टडी किया गया और इसके रेट को स्टडी किया गया, तो वो रेट कैसे वेरी कर रहा था? दैट रेट इज इक्वल टू
मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है, रिएक्टिंग टर्म जो है वो यही है, बट पावर में क्या आया उनके पास, इट इज 3/2. So the order is fractional. Order for this reaction is fractional, which is 3/2, or you can say it is 1/1.5. कितना आ गया ये, 1.5 आ गया. तो हमारे पास एक चीज ये भी हमें क्लियर हो गई कि हमारे पास जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है. वो ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है. हम एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं इस चीज के. एक और रिएक्शन है हमारे पास जिसमें ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो फ्रैक्शन में आता है. जब इस रिएक्शन को स्टडी किया गया तो जब रेट निकाला गया इसका, रेट ऑफ रिएक्शन कम्स आउट टू बी H2 raised to power 1, और Br2 की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी उसके हाफ पे डिपेंड कर रहा था ये. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का, जो पावर्स में है टर्म्स उनको ऐड कर लो, 1/1+2, 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2. इट इज अगेन फ्रैक्शनल, हमारे पास फिर से फ्रैक्शन में आ गया है, एंड इट इज 1.5. तो हमारे पास ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिनमें देखने से तो मुझे क्या लग रहा है कि भाई ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो 2 होना चाहिए इसका ऑर्डर, 2 होना चाहिए इसका ऑर्डर, पर वो 2 नहीं है. वो कितना है, दैट इज 1.5 ओनली. नाउ वी हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आल्सो, कि भाई रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी हैं, बट जब उनके रेट को स्टडी किया गया, जब उनके रेट को देखा गया, तो वो उनमें से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी. जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी. मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज. अगर ऐसा आपके पास हो, आपके पास कोई रिएक्शन हो और उसमें रेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन से, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड अ टेम्परेचर 1130 Kelvin is required for this, and they are converted into what, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, दिस इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट. तो जब इस रिएक्शन को स्टडी किया गया, देखने से मुझे लग रहा है अगर मैं होती तो मैं क्या बोलती कि भाई इसका रेट जो है इट इज 2, या इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है. तो देख के हमने बार बार आपको बोला जा रहा है कि भाई देख के आप नहीं पता कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जब इसको स्टडी किया गया, इस रिएक्शन को स्टडी किया गया, तो रेट कम्स आउट टू बी K. इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं डिपेंड कर रहा है, यहां पे क्या आ जाएगा, 0. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. इट मीन्स अगर ऐसा आपके पास कुछ है तो इट मीन्स कि उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है. तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज होना चाहिए कि भाई इस पे डिपेंड करे, बट है नहीं. तो कैसी, किस ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाएगी, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाएगी. और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में जो रेट है और जो रेट कांस्टेंट है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. वन मोर रिएक्शन, इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड. गोल्ड के प्रेजेंस में वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इस रिएक्शन को स्टडी किया जाता है तो इट इज ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन. दिस रेट इज K हाइड्रोजन आयोडाइड रेज टू पावर 0. तो दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. हम जीरो ऑर्डर से शुरू करते हैं कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है उसमें रेट क्या था. अभी अभी हमने बोला कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में जो रेट है वो K के बराबर है. वी नो द यूनिट्स ऑफ रेट, हमें रेट के यूनिट्स पता हैं, तो K के यूनिट्स हमें निकालने किसके हैं, रेट कांस्टेंट. इसी K के यूनिट्स जो है हमें फाइंड आउट करने हैं कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट्स बताइए. यहां पे मैं लिख देती हूं, इट इज जीरो ऑर्डर
rate is equal to K. Now we know rate is what? That is the change in molar concentration of any of the reactant or product by change in time. Rate के यूनिट क्या आ गए? This is mole per liter और नीचे सेकेंड है, ऊपर आ गया पर सेकेंड हो गए, which is the units of K, rate constant for zero order reaction. These are the units for rate constant in case of zero order reaction. Now let's see the units in case of first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट्स आपके पास आएंगे कैसे आएंगे? देखिए रेट क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा के और यहाँ पे कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू पावर 1. यही आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. रेट के यूनिट्स ये मोलैरिटी है आपके पास, मोल पर लीटर आ जाएगा यहाँ पे. देखिए रेट के यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू दिस इज अ मोलर टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे आपके पास? मोल पर लीटर. दोनों तरफ आपके पास मोल पर लीटर है, कैंसिल हो जाएंगे. तो रेट कांस्टेंट के यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कम्स आउट टू बी पर सेकेंड. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट आ गए पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ गया है आपके पास? मोल पर लीटर पर सेकेंड. चलिए आगे देखते हैं. सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट क्या था? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर 2. हम जनरल लेके चल रहे हैं, ए टू बी हमारा कन्वर्जन हो रहा है. ए को हम एक रिएक्टिंग स्पीशीज मान रहे हैं, उसके पावर में अगर 2 हो तो दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. रेट के यूनिट देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड के. यहां पे क्या है? ये भी क्या है? मोल पर लीटर की टर्म है. इट इज मोल पर लीटर रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2. एक मोल पर लीटर की टर्म कैंसिल हो जाएगी. के इज पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा ना ऐसे नीचे, इट इज मोल पर लीटर. तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? पर मोल लीटर पर सेकेंड. सो दीज आर द यूनिट्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. These are the units for second order reaction. Now see the units for third order reaction. थर्ड ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर 3. रेट के यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड के मोल क्यूब पर लीटर क्यूब. ऐसा हो जाएगा ना. रेज टू पावर 3 है, एक एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ -2. तो K इज मोल स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा लीटर स्क्वायर पर सेकेंड. So these are the units for थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास यूनिट्स है. सेकेंड ऑर्डर के लिए आपके पास क्या थे? पर मोल लीटर पर सेकेंड. फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास क्या यूनिट्स थे? पर सेकेंड. और जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास क्या यूनिट्स आ रहे हैं? दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, हमने ऑर्डर की बात की, हमने रेट लॉ पढ़ा, हमने
मास एक्शन पढ़ा, और हमने लास्ट में जो देखा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जो आपको एमसीक्यूज में कभी पूछ लेता है, कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है. सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.